नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। लेकिन पहले खबर विदेश से जुड़ी आ रही है। रूस का यूक्रेन पर आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या करने की कोशिश की गई है। यूक्रेन के 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है तरफ से। ये खबरें आ रही हैं, ये दृश्य आप दिखा रहे हैं। क्रेमलिन है ये, उसके ऊपर इस तरह से बताया जा रहा है। अब रूस का कहना है कि ये यूक्रेन के ड्रोन्स थे। बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपने सहयोगी हम कादम्बिनी शर्मा से बात करने की। कादम्बिनी, ये अपने आप में बहुत अहम है। यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई चल रही है और ऐसे में अगर ये वीडियो सामने आता है, चिंताजनक। बेहद चिंताजनक है निधि, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से बार बार जो पश्चिमी मीडिया है वो खबरें दिखा रहा है कि रूस को काफी नुकसान हो रहा है। जो इलाके वो दावा करता है कि उसने जीत लिए हैं, वहां पर भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं है। ऐसे में जब क्रेमलिन ये आरोप लगाता है कि यूक्रेन की तरफ से 2 ड्रोन भेजे गए थे और उस ड्रोन को उसने मार गिराया है, लेकिन इस ड्रोन का पर्पस ये था कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की जाए, और वो ये कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे जब भी जैसे भी हम मुफीद समझेंगे। तो निश्चित तौर पर लड़ाई में एक ये नया मोड़ जो है वो आ सकता है और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। इसका सीधा मतलब होगा कि हो सकता है कि जो ऑफिस होल्डर्स हैं, चाहे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की हो, उनके ऊपर सीधे हमले की बात हो, या जो बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर बड़े हमले की बात हो, ये भी हो सकता है। और यही यहाँ पर क्रेमलिन जो है कह रहा है। हालांकि ये भी खबर आई है इस बीच की जिस समय ये हमला हुआ और जो दावा किया जा रहा है कि ड्रोन आए, उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो क्रेमलिन में नहीं थे, वो कहीं और थे, ऐसी खबर आई है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आई है कि वहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड ड्रोन जो है वहां से नहीं उड़ाया जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट जिसको सैंक्शन करती है वही ड्रोन उड़ाया जाएगा वहां पर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये निश्चित तौर पर एक चिंताजनक बात है कि क्रेमलिन ने इस तरह का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इतनी सारी 1 साल से जब लड़ाई चल रही है और पहले भी ये खबरें आई हैं कि इस कोशिश की गई है राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की, हालांकि कभी भी उसकी पुष्टि नहीं की गई, तो ऐसे में कैसे ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन के 2 ड्रोन जो हैं वो हर तरह से जो रक्षा जो कवच होगा क्रेमलिन के आसपास, उसको भेजकर इतने पास पहुंच जाए। बिल्कुल कादम्बिनी, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि रूस हमेशा दावा करता रहा है जो अपने सुरक्षा कवच के बारे में, और उस पर ध्यान भी बहुत दिया जाता है। ऐसे में अगर क्रेमलिन के ऊपर इस तरह से 2 ड्रोन्स आ जाते हैं, कहीं से भी हो, ये अपने आप में क्या यूक्रेन से आ गई, ये अपने आप में और भी सवाल खड़े कर देते हैं। सुरक्षा कवच में चूक के भी सवाल खड़े करते हैं, और एक तरह से इसे जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रूस के बीच, उसमें भी एक नया मोड़ लाने की इसमें कर सकता है ये। बिल्कुल नीति, ये निश्चित तौर पर ये कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है, जो हम फिलहाल देख रहे हैं, वो सीधा इस तौर पर किया जा रहा है रूस की तरफ से कि वो इसका रिटेलिएशन करेंगे, वो इसका जवाब देंगे। तो इसमें ये समझना चाहिए, हमने कुछ वक्त पहले देखा था किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की बात पुतिन ने की थी, उसको लेकर बड़ी निंदा हुई थी पूरे विश्व में। उसके बाद उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन जब इस तरह का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, तो वो जवाब क्या होगा वो अपने आप में सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है कि इसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ और लड़ाई जो पहले ही काफी तेज हो चुकी है, रूस जो है वो पूरा जोर लगा रहा है, क्या कुछ वो और भी आगे करेगा, या इसका नतीजा क्या होगा, या फिर यूक्रेन क्या कहता है। यूक्रेन लगातार इस चीज से मना करता आया है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये सभी देखने वाली बातें होंगी। निश्चित तौर पर इस लंबे खिंचते युद्ध में यूक्रेन और रूस के बीच इस तरह का दावा जब क्रेमलिन कर रहा है तो ये बेहद ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल, और जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई कादम्बिनी की, रूस जो है हमेशा जवाबी कार्रवाई करता है, और ये एक कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो इससे जो सिचुएशन पहले ही काफी खराब है और एस्केलेट कर सकती है वहां पर। देखिए, फुल फ्लेज्ड एक वॉर चल रहा है निधि वहाँ पर, और निश्चित तौर पर जो दोनों देश हैं अपनी अपनी तरफ से कम अपने नेताओं के लिए बहुत ही अभेद्य सुरक्षा रखते हैं। हमने देखा है कि कई बार जेलेंस्की जो है वो वॉर फ्रंट पे जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है।
हमने ये भी देखा है कि रूस जो है लगातार कीव पर, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर हमले करता है। लेकिन क्रेमलिन में, मॉस्को में इस तरह से अगर दावा किया जा रहा है कि वहां पर यूक्रेन के 2 ड्रोन आए, तो ये अपने आप में एक तो आश्चर्यजनक बात है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक इस तरह से देखा जाना चाहिए कि क्या ये एक एक्सक्यूज हो सकता है, क्या ये एक बहाना हो सकता है कि लड़ाई में नए वेपन इंट्रोड्यूस किए जाएं या कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये सभी चीजें जो है ये समझने वाली बात है, क्योंकि इतनी दूर फ्रंट से वहां पर मॉस्को में अगर 2 ड्रोन यूक्रेन के आए हैं, ऐसा दावा क्रेमलिन कर रहा है, तो इसके मतलब कई हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर कादम्नी, आप जब से खबर आई है, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है उस लिहाज से? अब कुछ और तस्वीरें हम दिखा, शायद ये फाइल तस्वीरें हैं व्लादिमीर पुतिन की बैठक ले रहे हैं, ये फाइल फुटेज है, मुझे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ये एक फाइल फुटेज है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो भी अपने आप में एक काफी अहम संकेत माना जाएगा। बिल्कुल निधि, अभी फिलहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक ब्रेकिंग स्टोरी है जो वहाँ के न्यूज एजेंसीज ने, रूस के न्यूज एजेंसीज ने ही रिलीज की है। उनका ये कहना है कि पुतिन के शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं है। उस समय वो क्रेमलिन में नहीं थे, आगे भी अभी आज के दिन कम से कम वहाँ पर वो नहीं होंगे, दूसरी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक जो पश्चिमी मीडिया है कम से कम उसके तरफ से वहाँ पर कोई बयान नहीं देखा गया है। लेकिन आपको भी पता है कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया को रूस जो है लगातार उस पर दोष लगा रहा है कि वो बायस्ड रिपोर्टिंग करता है, वो जानबूझकर रूस के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है। हमने जितने भी मल्टीलैटरल बैठक देखे हैं उसमें ये भी देखा है कि रूस ने वहां पर आरोप लगाया है कि ये सभी बाकी जो देश हैं वो दूसरे देशों पर दबाव बना के रूस के खिलाफ करना चाहते हैं। तो अगर कोई बयान आता भी है इस तरह का, हालांकि इसको बहुत ही संजीदगी से लिया जाएगा और बहुत ही सेंसिटिविटी से डील किया जाएगा, क्योंकि इसको एस्केलेट, इस युद्ध को कोई भी नहीं करना चाहता है। तो देखना होगा कि जो बड़े नेता है वो किस प्रकार का बयान देते हैं। क्या यूक्रेन से बयान आता है, ये कुछ देर में फिलहाल पता चल जाएगा कि क्या कुछ बयान आ रहे हैं। उससे काफी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से इस दावे को जो क्रेमलिन ने किया है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक क्रेमलिन के ऊपर किया पुतिन को मारने के लिए, उसको किस तरह से देखा जा रहा है। निधि जी, और जो ये ड्रोन था, जो इसमें हम देख सकते हैं जो आतिशबाजी जो ये हुआ है, इसकी कितनी तीव्रता थी, उस लिहाज से क्या कुछ हमें डिटेल्स मिली है कि कितना ये बड़ा धमाका था, ये किस तरह से हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं क्या अभी, या ये बहुत शुरुआती दौर है? निधि, वैसे तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन जो खबरें वहां से आई हैं कि इससे पहले कि वो ड्रोन कुछ कर पाते, उसको पहले ही निशाना बनाया गया और मार गिराया गया। हम जो देख रहे हैं वो ड्रोन के टुकड़े देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो ड्रोन्स हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। बहुत दूरी पर बैठे हुए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी उस अनमैन्ड ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव गिरा सकते हैं। ये काफी, हमने अफगानिस्तान में इसका एग्जाम्पल देखा है, किस तरह से कई आतंकियों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। तो ड्रोन की क्षमता जो है वो तो जबरदस्त होती है, लेकिन ये ड्रोन असल में कैसे ड्रोन थे? क्या ये जो अमेरिका ने प्रोवाइड किए, क्या इस तरह के ड्रोन या किसी और देश ने दिए, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान के ड्रोन जो हैं वो रूस को मिल रहे हैं, इस तरह के दावे भी, हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। तो ड्रोन किस प्रकार का है, ये भी एक सवाल है। क्या वो उसमें एक्सप्लोसिव थे, ये भी एक सवाल है। लेकिन हमने जो देखे हैं, जो तस्वीरें हमने देखी हैं और जो खबर वहाँ की रूस की मीडिया ने दी है, वो ये कि ड्रोन को पहले ही मार गिराया गया, उससे कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा ड्रोन के बारे में और कोई भी टेक्निकल जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल टेक्निकल जानकारी नहीं दी है। और आपने एक राहत की खबर ये बताई कि व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस के, वो उस समय क्रेमलिन में नहीं थे। अब मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक, जुड़ गए हैं। कादम्नी, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, आप और जानकारी हासिल कीजिए तब तक। सुरेश गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, आप जो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आ रही हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि क्रेमलिन पर ये यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, हालांकि रूस ने बचाव करते हुए पहले इस ड्रोन को मार गिराया। देखिए, ये बड़ी एक अनबिलीवेबल सी चीज है कि कोई भी देश चाहे मतलब कि छुप करके करे, कैसे भी वार करे, इस तरह से कि वो डेयरिंग अटेम्प्ट करता है उसकी प्रेसिडेंट की लाइफ के ऊपर। ये मेरे ख्याल है, मैंने अपने 40 साल का 50 साल का कैरियर है और काफी सारी चीजें सुनी है और ये भी सुना है, कहानियां हैं
कि जैसे कि फिडेल कास्ट्रो की लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट हुआ, उसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इस तरह ओपनली अटैक करना कि पूरे क्रेमलिन को या राष्ट्रपति भवन को, ये टोटली अनहर्ड ऑफ। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से तथ्य और भी सामने आएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है तो एक ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत डेयरिंग चीज है ये, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनेशनल रिलीजन में काफी भारी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके और रेपरकशंस क्या देख रहे हैं सर आप, क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है अपने आप में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, चिंताजनक स्थिति है, और ऐसे में अगर ये होता है इससे तो सिचुएशन और एस्केलेट ना हो। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर इस तरह अटैक किया गया, तो रशिया के लिए पूरा एक खुली चुनौती है कि यूक्रेन को, पूरे यूक्रेन को वो अटैक करें, शुरू करेंगे वो अपने वही कन्वेंशनल वॉरफेयर से अटैक होगा, उसमें फिर नेटो भी इन्वॉल्व होगा, वेस्टर्न यूरोप इन्वॉल्व होगा। उसके बाद में खतरा ये है कि कहीं ये बदल करके एक न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए, और न्यूक्लियर वॉर का तो असर आप जानते ही थे कि पूरे ग्लोब पर होगा, पूरे विश्व पर। तो ये जो चीज करी है बड़ी खतरनाक है, और क्यों किया है, किससे कोई असर नहीं, कुछ फायदा नहीं, समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी अजीब सी चीज है, बड़ी अनबिलीवेबल सी चीज है ये। बिल्कुल सुरेश जी सर, जिस तरह से हमारी सहयोगी कादम्बिनी बता रही थी कि जो ये युद्ध भी चल रहा है उसमें भी रूस की जो पकड़ है यूक्रेन में इस समय, जो जगहों पर दावा करते हैं कि है, वो इतनी मजबूत शायद नहीं है, और अब ये अगर ऐसे में हो जाता है तो गंभीर हालात बन सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। इससे पहले रशिया कहता रहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन काम में ले सकते हैं। अगर कोई भी देश टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन काम में लेने की धमकी देता है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो कन्वेंशनल क्षमता है वो काफी नहीं है। तो काफी नहीं है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन काम में लेंगे, और ये तो खुली चुनौती हो गई है कि अब आओ देखें हम क्या तुम क्या कर सकते हो। तो बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है इससे। बिल्कुल, आप जिस तरह से हम सभी चिंताजनक स्थिति ये अपने आप में बनी हुई है, और जो मॉस्को है वो इसे एक टेररिस्ट अटैक बता रहा है कि राष्ट्रपति की जिंदगी पर ये हमला है। हमारे साथ राजीव डोगरा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका आंकलन क्या, आप कैसे देख रहे हैं जो ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से, कहा जा रहा है रूस द्वारा? देखिए, ये तो पिछले 1 साल से ये पूरा रीजन जो है आग से खेल रहा है, और थोड़ा सा जब आग शांत होने की तरफ होती है तो ज़ेलेंस्की कुछ ना कुछ ऐसी छेड़ कर देते हैं कि वो भड़कती रहे। ये मेरे को एंटिसिपेटेड था कि ये कुछ ना कुछ मॉस्को में होने वाला है। 2 रीजन हैं इसके कि यूक्रेन ने एक बड़े एयरबेस पे हमला किया था कुछ हफ्ते पहले, जिसमें कुछ रशियन बॉम्बर्स, इंपॉर्टेंट बॉम्बर्स इफेक्ट हुए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था। और इसी तरह कुछ रशियन सिटीज पे भी उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है पहले भी। अब पिछले हफ्तों में कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स को मॉडिफाई किया है कि वो मॉस्को तक पहुंच जाए। तो चाहे वो वाले ड्रोन्स हैं या रशियन टेरिटरी के अंदर से उन्होंने कुछ ड्रोन्स भिजवाए हैं, ये तो कहना अभी मुश्किल है। पर 2 सवाल पैदा होते हैं कि एक, पहला तो ये है कि इतना लंबा 800 किलोमीटर का सफर अगर ड्रोन ने तय किया है तो रशियन जो ग्राउंड रेडार्स वगैरह हैं और हवाई जहाज वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया। दूसरा ये है कि वाकई क्या ये यूक्रेन का ऑपरेशन था। मेरे को तो लगता है कि था, क्योंकि क्रेमलिन के ऊपर रशिया अपने आप तो नहीं अटैक करेगा। सो अगर कोई कहता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो रशिया ने किया, वो मैं नहीं मानूंगा। दूसरी बात यह है कि अब रशिया क्या करेगा। देखिए, जो मर्जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो, पुतिन ने बहुत संयम से काम लिया है, ना सिर्फ यूक्रेन युद्ध में, पर पहले भी आपको याद होगा टर्की ने 2 रशियन जहाज गिराए थे डिफरेंट टाइम्स पे,
और रशिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि डिप्लोमेसी का सहारा लिया था। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे, वो वर्बल थ्रेट था, थ्रेट ऑफ एस्केलेशन, पर रशिया ने वो इस्तेमाल नहीं किया। तो थ्रेट ऑफ एस्केलेशन तो वॉरफेयर में चलता है, पर अब जो है सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब जो है ज़ेलेंस्की ने, जैसे कहते हैं ना कि ओवरप्लेड हिज हैंड, वो कर दिया है और कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ भी हो जाए तो मॉस्को को ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, जो आपने एक बहुत अहम बात इसमें कही कि 800 किलोमीटर दूर अगर ये ड्रोन्स आए हैं तो वो भी अपने आप में रशिया के सुरक्षा कवच पर सवाल उठाते हैं, और अब अगर रूस कुछ करता है तो अब ज्यादा क्या कहें। लेकिन इससे भी बहुत अहम गंभीर स्थितियां बन सकती हैं, परिस्थितियां बन सकती हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं निधि। देखिए, किसी भी कंट्री का, चाहे रशिया हो या यूएस हो या फ्रांस हो या कोई और कंट्री हो, सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है जहां उनका झंडा लहरा रहा होता है। और झंडा लहरा रहा होता है सुप्रीम लीडर के यहाँ, इन दिस केस प्रेसिडेंट पुतिन का जो क्रेमलिन है, उसके ऊपर, उस डोम के ऊपर जहां उनका दफ्तर है, उसके ऊपर अटैक हुआ। तो ये वाजिब बनता है, जायज बनता है कि रशिया अपनी नेशनल ऑनर को डिफेंड करे। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर उनका रिटेलिएशन होगा, जब भी होगा, तो उसमें फिर दुनिया को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। दुनिया को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। जो आपने एक बात और हमें समझाई, वर्बल थ्रेट एक अलग चीज होती है और वर्बल थ्रेट का एस्केलेशन अलग होता है। उससे क्या कुछ बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये बहुत चिंता की बात है, दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं। जी देखिए, पुतिन, मतलब मैं रशिया से डील करता रहा था जब मैं एक्टिव सर्विस में था, और पुतिन से भी कई बार मुलाकात हुई एज पार्ट ऑफ मीटिंग्स। मेरा मानना ये है कि वो कोई ऐसे छिछोरे आदमी नहीं है जो इम्पल्सिव एक्शन ले। वो काफी गंभीर पॉलिटिशियन है, काफी गंभीर स्टेट्समैन मैं कहूंगा, और जो भी वो कदम उठाएंगे काफी सोच समझ के उठाएंगे। पर ये प्रोवोकेशन जो हुई है, जो रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने की है, ये बहुत गंभीर प्रोवोकेशन है। और इसलिए मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि रशिया अगर रिटेलिएट करेगा तो ज्यादा आपत्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रशिया के हार्ट पे अटैक किया है और फिर सोचा कि कोई एक्शन नहीं लेगा, ये तो कुछ अजीब सी बात होगी। बिल्कुल सर, जो आप ये बात कह रहे हैं कि गंभीर व्यक्तित्व के हैं व्लादिमीर पुतिन, और कुछ ऐसी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि कुछ इमीडिएट रिटेलिएशन नहीं होगा, लेकिन सोच समझ के अपने हिसाब से वो करेंगे। सर, आपने जिस तरह से कहा कि आपकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन से, जरा ये बताइए, जो ये वॉर इतनी एस्केलेट हुई है और जो परिस्थिति बनी है अपने आप में, उसका आंकलन आपके नजर में क्या है? देखिए, मुलाकात नहीं हुई, मुलाकातें हुई हैं जी। और जो ये स्थिति बनी है, इसमें मैं अपने शब्दों में क्यों कहूं, मैं तो किसिंजर के शब्द कहूंगा, और जो अभी उनके डायरेक्टर CIA हैं बर्न्स, उनके शब्दों में कहूंगा। वो दोनों ने वार्न किया था कि भाई आप नेटो को और अमेरिका को कि आप यूक्रेन में अपना नेटो का एक्सपेंशन ना करिए। आपने वर्ड ऑफ ऑनर दिया हुआ है रशिया को, अगर आप करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा आपको। इन दोनों से पहले एक बहुत महान डिप्लोमेट रहे हैं कीनन, जिन्होंने एक लॉन्ग टेलीग्राम भेजी थी 1947 में रशिया से अपने फॉरेन ऑफिस को। उन्होंने बाद में ये कहा, जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ USSR, कि भाई नेटो की एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आप रशिया को उकसाएंगे। और वही हुआ। ये जब 3-4 इम्पोर्टेंट लोग आपको बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप गलत कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात,
जो अभी के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के बाइडन में, वो रिकॉर्ड में है। जनवरी लास्ट ईयर, जनवरी 2022, वो उकसा रहे थे रशिया को। वो कह रहे थे कि अगर आप छोटा मोटा खा लें यूक्रेन में तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये तो रिकॉर्ड पे है। तो इसमें जो रशिया ने कदम उठाए वो मेरे को वही याद दिलाते हैं जो क्यूबा में रशियन मिसाइल्स आने पे केनेडी ने थ्रेट देने शुरू किए थे। तो आप अपनी प्रोटेक्शन तो चाहते हैं, दूसरों की प्रोटेक्शन नहीं चाहते। ये डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बातें रखी हैं सर, और स्थिति को हमें समझाया, इसके लिए फिलहाल शुक्रिया। और मुझे बताया जा रहा है वीबी सोनी, पूर्व राजनायक, हमारे साथ जुड़ गए। सोनी सर, आप का क्या आंकलन है जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं मॉस्को में, क्रेमलिन में, जो दृश्य भी आ रहे हैं सामने? सबसे पहले बताऊं कि मैं अभी बाहर गया था, अभी आया हूं। मुझे पूरी तरह पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि स्थिति काफी गंभीर है और इस गंभीर स्थिति को ध्यान से रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बड़े ग्रेव हो सकते हैं। तो इसलिए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा हमको रखनी चाहिए। जो बाहर वाले मुल्क हैं जो कि इस प्रकार की कोई सीरियस सिचुएशन नहीं चाहते, उनको इसमें एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत स्टेप उठा तो ये कैटास्ट्रॉफी होगी। एक्सीडेंट से काफी चीजें मारे जाएंगे, लोग बाग मारे जाएंगे, उसका रिएक्शन होगा। तो इसलिए इस वक्त काम डाउन करने की जरूरत है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो उसको बाद में हम हैंडल कर लेंगे। राइट नाउ यही सबसे पहले हमारा एफर्ट होना चाहिए कि कैसे दोनों साइड को बिल्कुल ही डिसआर्म करके, अलग अलग करके, उसके बाद फिर बातचीत बढ़ाएं और देखें क्या हुआ, क्यों हुआ और उसको कैसे आगे से रोका जा सकता है। सर, तो जी आपका ये कहना है कि जो बड़े और वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको इस समय हस्तक्षेप करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए नेताओं से? इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊं, यूएन को सबसे पहले आना चाहिए, बिकॉज अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यूएन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उनका रोल एक्सेप्टेबल है, दे आर न्यूट्रल। तो उनको, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल को सबसे पहले एंटर करना चाहिए इसके अंदर। और इनमें हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको बताना चाहिए। और मेरे विचार में अगर जरूरत पड़े तो अपने को स्पेशल एनवॉय भेजा जाए, और वो भेजा जाए सिर्फ यूक्रेन और रशिया में ही नहीं, बल्कि दूसरे मुल्कों में जो कि करते हैं। अमेरिका में तो खैर है ही, यूएन तो अमेरिका में ही है। तो पहले यूएन के रिप्रेजेंटेटिव बीच में दखल दें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हमेशा इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए। और ये चीजें ही हैं जो कि कुछ उसमें कुछ बदलाव ला सकती हैं और जो तनाव है उसको नीचे कम कर सकती है। तो मेरा विचार यही। जी एक्चुअली जब से आधा घंटा हो गया जब से पूरी खबर आई है, और हम यही देख रहे हैं कि क्या बड़े देशों के नेताओं ने इस पर कुछ बोला है कि नहीं। एक तरह से इस समय बीच बचाव की बहुत बड़ी जरूरत है सर, और ये सिचुएशन एस्केलेट ना हो। आपने बताया कि यूएन को, वर्ल्ड लीडर्स को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और ग्राउंड असेसमेंट क्या है आपका इसमें? क्योंकि राहत की बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन उस समय क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे जब ये हुआ, और ये ड्रोन को रशियन फोर्सेस ने शूट आउट कर लिया। लेकिन ग्राउंड असेसमेंट क्या होता है ऐसे में? हमारे कई भारतीय वहां पे होंगे, उम्मीद करते हैं सिचुएशन रूस में भी शांतिपूर्वक बनी रहे। तो यही मेरा कहना है क्या है कि आजकल ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके बड़े बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि उसमें आपको बड़ी बड़ी मिसाइल नहीं भेजनी, आपको छोटी सी चीज मशीन को जो कि डिसाइफर दिखाई भी नहीं देगी, उसको आपने कुछ छोड़ दिया, एक थोड़ा सा पटाखा कर दिया, तो उसके इमीडिएट रिएक्शन क्या होंगे, ये चीज हमको बचानी है और देखना है कि क्या कर सकते हैं। हमारा, आपका कहना ठीक है कि हमारे हिंदुस्तानी बहुत हैं, काफी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे आए थे फिर वापस जा रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी आपका काफी एक्टिव वहां पर है, मेरा तो उनके साथ संपर्क है, तकरीबन हर रोज कुछ न कुछ किसी न किसी से बातें होती रहती हैं। तो उनके दिल में भी एक डर बैठा हुआ है कि इस वक्त जो नया तनाव शुरू हुआ है, इसने जो कुछ उन्होंने 5-6 महीने में अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव की है, वो फिर गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उनका सारा रहना सहना,
बिजनेस सब चीज ठप हो जाएगा। तो इसलिए इस वक्त तो उनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, बिजनेस बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले उनको आपस में मिलजुल के बातचीत करनी है, एम्बेसी के साथ कांटेक्ट रखना है, कैसे स्टेप लिए जाएं, कैसे सिविल एफर्ट करे जाएं, लोकल अथॉरिटीज के साथ कैसे सिक्योरिटी के लिए ग्रुप्स बनाए जाएं, इकट्ठे कहाँ से रहें, और सारी चीजें जो होती हैं जैसे कि अपने सप्लाईज जो भी है, फूड सप्लाईज वगैरह, ये सब चीजों की चीज इन्होंने इमीडिएटली करनी पड़ेंगी, और करने के लिए इनके पास समय भी नहीं है, क्योंकि अभी आधा घंटा पहला हुआ है, तो इस वक्त रात के वक्त ही सारा काम होगा, और इसको करना है जब कोई ग्रुप, सिविल डिफेंस ग्रुप बनाए मेरे ख्याल में, तो जो कि लोकल गवर्नमेंट के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इंटरेक्शन करें और बातचीत करें कि हम किस प्रकार से इनको सुविधाएं दे सकते हैं, ताकि वो एक सेफ जगह पे लाएं। सबसे पहले तो ये वहां सप्लाई हो और अपनी सिक्योरिटी रखें। तो ये सबसे पहले हमारी जो एक सेंटर बनाना पड़ेगा, क्राइसिस सेंटर, जो कि मेरे ख्याल एम्बेसी ने किया होगा। हमारे जो राजदूत हैं वो पहले रह चुके हैं। जब मैं एम्बेसडर था अबाउट 20-25 साल पहले, तो वो मेरे फर्स्ट सेक्रेटरी थे। तो उनको अभी जब गए हैं लास्ट ईयर, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे से काफी चीजें बताई, मैंने उनको बताया, तो वो तैयार हैं, और अभी वहां पे उनको आए हुए 1 साल हो गया है। तो मेरे ख्याल वो ऑलरेडी एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज ऐसी स्थितियों के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल हमको स्टैंडर्ड। सोनी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप सिविल डिफेंस ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपको लग रहा है अब एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उनके राष्ट्रपति पर, अगर जिस तरह से रूस कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पर यह हमला था, उनको ही मारने की कोशिश थी, ये टेररिस्ट अटैक था, अगर कोई भी देश अगर ऐसा सोचता, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अब खुद जो तमाम देशों के लोग, नागरिक वहां पर मौजूद हैं, उनको अब सक्रिय हो जाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें तो 1 सेकंड का इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस करी, तो आपके सारे सिचुएशन में बदलाव हो जाएगा। बिकॉज इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और हम इतनी क्लोज टू हैं इस इवेंट का कि इंटेलिजेंस आने में भी समय लगेगा। तो सबसे पहले यही है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, और देखा जाए कि हम इकट्ठे रह के देखें कि हमको कोई इसका चांस है कि इसका रिटेलिएशन तो होगा। आपने जैसे बताया कि रशियन रिएक्शन जो है, वो सोच रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति के ऊपर अगर अटैक किया हुआ है, तो वो इसको चुपचाप नहीं बैठेंगे, उसका काउंटर रिएक्शन करेंगे, और काउंटर रिएक्शन ही नहीं होगा, उसको उससे 2 या 3-4 बार ही उससे ज्यादा डेंजरस चीज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अपने समय के हिसाब से करेंगे ये। बहरहाल, आप भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आप जानकारी के लिए। हमारे साथ जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनायक हैं, फोन पर। त्रिपाठी सर, आपका क्या असेसमेंट है अभी जो सिचुएशन, जो तस्वीरें हम सबके सामने हैं? देखिए, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर हमला जो है एक बहुत ही सिचुएशन को ग्रिम करने वाली घटना है, और इसमें ये बात निश्चित है कि इसमें सिर्फ यूक्रेन का हाथ नहीं हो सकता, इसमें हाथ होगा अमेरिका का, इजराइल का, या कुछ और देशों का। अब उससे निपटने के लिए तो अभी तुरंत तात्कालिक रूप से कुछ काम करने की, कुछ स्टेप उठाने की आवश्यकता है। जैसा कि सोनी साहब ने कहा कि ठीक है, यूएन उसमें इंटरवीन करे, लेकिन मेरे ख्याल से यूएन के इंटरवेंशन से कुछ खास नहीं हासिल होने वाला है, क्योंकि यूएन बार बार कर चुका है, बस कहना ही उसके बस में है। हाँ, इस बार सबसे ज्यादा अगर कोई इस मामले में कुछ कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, तो वो चीन है, क्योंकि चीन रूस के साथ भी है। चीन ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए 12 सूत्री प्रोग्राम भी दिया था, और अभी उनकी मुलाकात भी हुई है फ्रेंच चीनी राष्ट्रपति के साथ और यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ। तो वो कुछ किया जा सकता है। और जहाँ तक ये है कि क्योंकि इसके बाद अगर पुतिन पर हमला, पुतिन तो देखिए बहुत पहले से अमेरिका कहता रहा या वेस्टर्न मीडिया कहती रही है कि पुतिन बीमार है, पुतिन को ये हो गया, पुतिन को वो हो गया,
ये सब इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये चलाया जाता रहा है कि ताकि अगर पुतिन के ऊपर तो काफी हमले बहुत पहले से हुए, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर पुतिन को हमले में दुर्भाग्यवश पुतिन को कुछ हो जाए सीरियस, तो कम से कम ये कहने को रहे कि नहीं, ये तो पुतिन के विरोधी ही खुद कर रहे थे, इसमें पश्चिम का कोई हाथ नहीं है जी। लेकिन अब इसका जवाब पुतिन देंगे। पुतिन जिद्दी आदमी है और न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा, लेकिन अब पुतिन ये करेंगे कि मेरे ख्याल से सीधे कीव के ऊपर हमला होगा एयर स्ट्राइक। तो इसके लिए अब वही कोशिश यही होनी चाहिए चीन की। और अगर भारत से कहा जाए तो अब इस स्थिति में भारत को भी शायद आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल आपका जो असेसमेंट है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी सर का ये कहना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम यूक्रेन का हाथ नहीं देख सकते, और भी अन्य शक्तियां हो सकती हैं, और बहरहाल इसमें और जो देश हैं वो दखल देकर मामले को थोड़ा संभालने की कोशिश सबको करनी चाहिए। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। और बहरहाल एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इस खबर पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। तो बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर सियासत जो है शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश के बाद उफान सा आ गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव जो है 2024 में होने वाले हैं, उससे पहले और एनसीपी में दरार की सुगबुगाहट के बीच उनकी इस पेशकश को महत्वपूर्ण दाव के तौर पर देखा जा रहा है। आज सुबह से कई बड़े नेताओं के उनके प्रति अपनी निष्ठा दिखाए जाने के लिए पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की, जिनमें जयंत पाटिल, जितेंद्र अहवाड, अनिल पाटिल अहम है। हालांकि इस्तीफे को माना नहीं गया इन लोगों के। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि एनसीपी की बागडोर अब किसके हाथ में आएगी, बेटी सुप्रिया सूले या भतीजे अजीत पवार के। बहरहाल आज दोपहर आपको बता दें, शरद पवार, अजीत पवार समेत सीनियर नेताओं की एक बैठक हुई और एक पैनल तरह से बना है जो अध्यक्ष पद के लिए आगे चुनाव करेगा। ये बात भी साफ हो गई थी कल की रात की किस तरह से परिवार के लोगों को इसके फैसले के बारे में पता था। बहरहाल जो एनसीपी के नेता हैं, उनका आज कई एनसीपी नेताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर अर्चना की कि किस तरह से शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह सिद्धिविनायक मंदिर की हैं, जहां पर प्रार्थना के लिए कई एनसीपी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तो एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे से पार्टी ही नहीं, उनके गढ़ बारामती में भी लोगों को निशब्द कर दिया है। 5 दशक से भी ज्यादा समय से बारामती में एक छात्र राज करने वाले शरद पवार ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान तो बनाई ही, अपने विकास कामों से बारामती को भी राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब पुणे जिले की एक छोटी तहसील आज किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। एक ग्राउंड रिपोर्ट। शरद पवार का नाम आते ही बारामती का नाम अपने आप जहन में आ जाता है। एक सहकारी चीनी मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे शरद पवार ने छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति शुरू की और 27 साल की उम्र में ही विधायक बन गए थे। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। शरद पवार 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन बारामती से उनका नाता अटूट बना रहा। 67 में हम कॉलेज में पढ़ते थे जब उनका पहला इलेक्शन हुआ। सब कॉलेज के युवा उनके पीछे खड़े रहे और बहुत वोटों से हमने जीत कर लाया। अभी उसको कितने 50 साल से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन ऐसा नेता, ये हमारे बारामती की अस्मिता और गौरव की बात है। जब हम उनका नाम कोई लेता है तो हमारे सीना चौड़ा हो जाता है। इतना उनका नाम, उनका काम हमें प्रेरित करता है। शरद पवार ने बारामती में कृषि, उद्योग और सहकारिता का जाल बिछाकर तरक्की का काम किया है, लेकिन इलाके में आज भी उनकी छवि एक बड़े किसान नेता की है। खेती के बारे में तो ऑल सब फार्मर जो है, किसान है, वो किसान भाई हमारे सब उनके ऊपर है। वो जो बोलेंगे वही सही होता है। उनका जो ख्याल है उससे खेती के बारे में जो उनका मार्गदर्शन होता है बहुत बढ़िया होता है, बहुत यूजफुल होता है और सब किसानों के लिए वो उसका अच्छा होता है। वो जो नाता है किसानों के साथ
उनका बहुत बढ़िया है। शरद पवार के इस अचानक लिए फैसले से बारामती के लोग भी हैरान और दुखी हैं। शरद पवार के करीबी दोस्त जवाहर शाह बताते हैं कि इस्तीफे की खबर सुनकर उन्होंने शरद पवार को फोन लगाया था, लेकिन फोन बंद था। पवार साहब कुछ भी निर्णय नहीं लेते थे तो 4-5 आदमी को बुला के ऐसा ऐसा है बातचीत करके निर्णय लेते थे। कल कैसा निर्णय लिया मेरे को मालूम नहीं, मैंने पहले टीवी पे देखा और मैं भी चक्के हो गया कि कैसा क्या निर्णय हो गया, क्यों साहब ने ऐसा किया। मैं खुद ने नहीं, मेरे 2-3 फ़ोन किया इमीडिएट। मैंने तो शाम को साहब को भी मोबाइल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। मेरे को ही मालूम नहीं है कि ऐसा कैसा निर्णय लिया। एनसीपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, बारामती के लोगों के लिए भी शरद पवार का एक एक शब्द आदेश की तरह होता है। कभी कोई उनका विरोध नहीं करता, लेकिन पहली बार हो रहा है कि पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के उनके फैसले को लोग मान नहीं रहे हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। बारामती से जितेंद्र यादव और मुंबई से अपने सहयोगी गणेश परब के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा आज मिलने पहुंची। गुरुवार को कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई है, यानी कल, और ऐसे में PT उषा की मुलाकात अहम मानी जा रही है। उन्होंने पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को एक अनुशासनहीनता करार दिया था कि उनको ऐसे में ऐसे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज, 52 जिला अस्पतालों समेत कई स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ 16,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार से मंगलवार को उनकी बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। डॉक्टर्स की मांग है कि सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी कम की जाए, संविदा चिकित्सकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। MPPSC में संविदा चिकित्सकों को 40% रिजर्वेशन मिले। ग्रामीण क्षेत्र में जिन डॉक्टर्स ने बॉन्ड भरा है उन्हें संविदा चिकित्सक के समान वेतन मिले। डॉक्टर्स की इस हड़ताल से भोपाल के JP, काटजू और हमीदिया जैसे सरकारी अस्पतालों में मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।